कही सुनी लिखी भारत की वैदिक एवं पांडुलिपि परंपराएं तथा इनकी समसामयिक प्रासंगिकता विषय पर आयोजित इस दूसरे वर्चुअल वेबिनार में आप सबका स्वागत है। भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा इन दो महत्वपूर्ण एवं अंतर्ग्रथित स्तंभों पर विराजमान है। जैसा कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है, इस वेबिनार में हम भारत की वैदिक और पांडुलिपि परंपराओं पर हमारे सम्मान्य अतिथियों के विचारों से लाभान्वित होंगे। आप सभी सहमत होंगे कि ये दोनों परंपराएं हमें समृद्ध करती हैं, अनूठी हैं और अजस्र पयस्विनियां भी हैं। इस विषय पर 3 मई 2020 में इसकी प्रथम कड़ी का सूत्रपात हुआ था, जिसमें प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार, डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू एवं डॉक्टर S.A.S. शर्मा ने वैदिक एवं पांडुलिपि परंपराओं पर अपने सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए थे। आज इसके द्वितीय चरण में प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ, प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री, प्रोफेसर अब्दुल हक, प्रोफेसर श्रीनिरुद्ध दास, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी एवं प्रोफेसर प्रतापानंद झा को अपने बीच पाकर हम कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं। आप सभी अपने अपने क्षेत्र के विद्वत मार्तंड हैं, पर 2 शब्द मात्र में आपका परिचय देना मेरे लिए गौरव का विषय होगा। प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ नवनालंदा महाविहार मानित विश्वविद्यालय के माननीय उपकुलपति हैं। आपने हिंदी और अंग्रेजी में 18 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं और 90 से अधिक शोध पत्रों द्वारा बौद्ध मत के अनेक अनुद्घाटित पक्षों का आलोड़न किया है। प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं। आपने 15 से अधिक पुस्तकों का प्रणयन किया है और आपकी लिखी मौलिक कहानियां एवं स्तंभ ज्ञान के नए आयाम खोलती हैं। साथ ही हाल ही में आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के न्यासी पद पर भी आसीन हुए हैं। प्रोफेसर अब्दुल हक उर्दू भाषा के शलाका पुरुष हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के अध्यक्ष रहने के साथ साथ अनेक संस्थाओं में ऐसे पदों पर आसीन रहे हैं जहां आपने उर्दू भाषा के कई सरोकारों को लगातार उठाया है। आपने 30 से अधिक पुस्तकों एवं 100 से अधिक शोध पत्रों का प्रणयन किया है। प्रोफेसर श्रीनिरुद्ध दास प्रोफेसर के.वी. शर्मा रिसर्च फाउंडेशन तथा मद्रास विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी रहे हैं। इसके 25 खंड आपने प्रकाशित करवाए। आपने 30 से अधिक पुस्तकों एवं 50 से अधिक शोध पत्रों का प्रणयन किया है। हमारे केंद्र के माननीय सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी भी हमारे साथ हैं। आपका सानिध्य हमें सशक्त करता है। आप एक सुविख्यात लेखक, कुशल प्रशासक एवं सहृदय कवि हैं। आपके अनेक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं और अनेक संस्थाओं को आप अपनी ऊर्जस्विता से आलोकित करते रहे हैं। देश का सबसे युवा रजिस्ट्रार एवं उपकुलपति होने का गौरव आपको प्राप्त है। प्रोफेसर प्रतापानंद झा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सांस्कृतिक सायंत्रिक संचार विभाग के डायरेक्टर हैं। आप सूचना प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति इन दो बहुत अलग अलग विषयों के बीच विद्यमान गहरी खाई को पाटने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। आपके मार्गदर्शन में केंद्र ने तंजावुर बृहदीश्वर, गीत गोविंद एवं देवनारायण जैसे अत्यंत जटिल एवं बहुविषयक बहुआयामी विषयों पर मल्टीमीडिया का प्रणयन किया है। आप सभी विद्वज्जनों को अपने बीच पाकर हम गौरवान्वित हैं। साथ ही आभासी माध्यम से जुड़े सभी विद्वत वृंद का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं प्रोफेसर प्रतापानंद झा से अनुरोध करता हूं। प्रोफेसर झा। थैंक यू सुधीर जी। नमस्ते। मैं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन एवं वैदिक हेरिटेज पोर्टल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कही सुनी लिखी भारत की वैदिक एवं पांडुलिपि परंपराओं की कहानी तथा इसकी समसामयिक प्रासंगिकता विषयक वेबिनार में के द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा हजारों वर्ष प्राचीन है। वेद भारतीय ज्ञान विज्ञान का आधार है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, कला, विज्ञान इत्यादि की मूलभूत अवधारणा वेद मंत्रों में सन्निहित है, जिसे वेदांगों और उपांगों के द्वारा समझा जा सकता है। वेदों का अध्ययन वर्तमान में भी मौखिक परंपरा से हो रही है।
वेद की पाठ परंपरा संभवतः विश्व की प्राचीनतम एवं अटूट शिक्षा व्यवस्था है। 4 वेद, 6 वेदांग, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद एवं अर्थशास्त्र विद्या के कुल 18 प्रकार कहे गए हैं। विद्या के इन्हीं 18 स्रोतों में निहित ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में वैदिक हेरिटेज पोर्टल परियोजना का शुभारंभ किया। परियोजना के प्रथम चरण में वेद, वेदांग एवं उपवेद से संबंधित जानकारी को संकलित करने के साथ साथ इन विषयों पर हो रहे शोध कार्यों की जानकारी इस परियोजना के माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। वैदिक वाङ्मय से संबंधित कोई भी जानकारी, चाहे वह पाठ परंपरा से हो या पांडुलिपि प्रकाशित पुस्तकों से हो अथवा यज्ञ से संबंधित पात्र आदि का वर्णन हो, वैदिक पोर्टल पर उपलब्ध होगा। परियोजना के दूसरे चरण में पुराण, न्याय, मीमांसा एवं धर्मशास्त्र में निहित ज्ञान को पोर्टल पर सम्मिलित करने का भी लक्ष्य है। IGNCF भारतीय पारंपरिक कलाओं पर शोध के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्थान है। केंद्र ने भारतीय कला के मौलिक ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद के साथ कई महत्वपूर्ण संस्करणों का प्रकाशन किया है। महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथों जैसे मात्रा लक्षण, कान्व शतपथ ब्राह्मण, बौधायन स्रोत सूत्र, आट्यायन स्रोत सूत्र, पुष्प सूत्र, ऋग्वेद की आश्वलायन संहिता तथा सांख्यायन के रुद्राध्याय के साथ साथ पुराण, शिल्प, संगीत, नृत्य, मूर्तिकला, वास्तु आदि विषयों से संबंधित कई ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है। केंद्र ने वेदों की मौखिक परंपरा का प्रलेखन भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परियोजना के अंतर्गत किया है। वेदों के विभिन्न पहलुओं पर कई संस्थान पृथक रूप से और अनेक विद्वान व्यक्तिगत स्तर पर पहले से ही काम कर रहे हैं। आवश्यकता है कि सभी संबंधित पक्षों को एक नेटवर्क बनाया जाए जो रचनात्मक रूप से एक दूसरे के पूरक हों। वैदिक हेरिटेज पोर्टल ऐसा ही एक मंच है जो वैदिक ज्ञान को विश्व स्तर पर लोगों तक पहुंचाने में सहायता करेगा। इसके साथ ही इस ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए हजारों वर्ष पुरानी हमारी लिखित परंपरा है जो एक दूसरे के पूरक है। लिखित रूप में साहित्य का यह भंडार विभिन्न भारतीय भाषाओं एवं लिपियों में संरक्षित है जो भोजपत्र, तालपत्र, सूती वस्त्र, सिल्क, कागज जैसे पदार्थों पर अंकित है। भारत के पास 1 करोड़ पांडुलिपि का अनुमान है जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फरवरी 2003 में पांडुलिपियों के संरक्षण और भारत की विशाल पांडुलिपि संपदा में सन्निहित ज्ञान को अनावृत करने के उद्देश्य से की गई। मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में पांडुलिपियों का संरक्षण, पांडुलिपियों का सूचीकरण, पांडुलिपियों का प्रकाशन, पांडुलिपि शास्त्रों के अध्ययन में शोध को बढ़ावा देना एवं एक राष्ट्रीय पांडुलिपि पुस्तकालय स्थापित करना है। मिशन की एक प्रमुख उपलब्धि में लगभग 44 लाख पांडुलिपियों का सूचीकरण, कैटलॉगिंग, लगभग 8 करोड़ पन्नों का संरक्षण, 3.25 लाख पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन, 103 पुस्तकों का प्रकाशन और 350 से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन है। विभिन्न भाषा, लिपि एवं विषयों में होने के कारण अभी तक हम कुछ ही पांडुलिपियों तक पहुंचे हैं। इसके लिए जन जागरण की जरूरत है। जीवन यापन से संबंधित ऐसा शायद ही कोई विषय हो जो हमारे पांडुलिपियों में नहीं है। ये दोनों परंपराएं साथ साथ चलती रही और हमारे लोक एवं शास्त्र को समृद्ध करती रही। इन्हीं में निहित हमारे मूलभूत मानव मूल्यों को देश के विभिन्न संप्रदायों ने अपने अपने दिनचर्या का भाग बना लिया। इसी के कुछ अंश का दिग्दर्शन आज हम करने जा रहे हैं। विगत वर्ष हम सभी के लिए थोड़ा कठिन रहा। उस अनुभव के आधार पर हम आगे के कार्यकलापों का निर्धारण करेंगे। हम सभी उत्सुकता से नए वर्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नए वर्ष के पूर्व संध्या पर आपने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता स्वीकार की, इसके लिए केंद्र आप सभी का आभारी है और आप सबका स्वागत करता है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर झा। अब मैं केंद्र के माननीय सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी से आग्रह करता हूं कि वे हमें संबोधित करें।
प्रोफेसर जोशी। धन्यवाद सुधीर जी। परम श्रद्धेय प्रोफेसर बैद्यनाथ लाभ जी, माननीय कुलपति। परम श्रद्धेय प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी, माननीय कुलपति। परम श्रद्धेय प्रोफेसर अब्दुल हक, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्राध्यापक हैं। परम श्रद्धेय प्रोफेसर सिनिरुद्ध दास जी, जो मद्रास विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के निदेशक और कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स के निदेशक प्रोफेसर प्रतापानंद झा जी, और कला कोश विभाग के अध्यक्ष और वैदिक हेरिटेज पोर्टल के प्रभारी डॉक्टर सुधीर लाल जी, और मेरे सहयोगी, युवा सहयोगी अभिजीत दीक्षित जी, सरवरुल हक जी, और इस वेबिनार से जुड़े सभी सम्माननीय विद्वान देवियों और सज्जनों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हम हमारी इस श्रृंखला कही सुनी लिखी की दूसरी कड़ी में आज ऐसे महान विद्वानों को सुनने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में न सिर्फ गुरुत्तर दायित्वों का वहन किया है, बल्कि बहुत मार्गदर्शी काम भी किया है। चाहे वो प्रोफेसर अब्दुल हक साहब हों, या बैद्यनाथ लाभ जी हों, या कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी हों, या सिनिरुद्ध दास जी हों, और अलग अलग अवसरों पर हमें आपको सुनने का, आपके काम को एक तरह से देखने और समझने का अवसर केंद्र में प्राप्त हुआ है। चूंकि पिछले लगभग एक वर्ष का समय हो गया जब हम हमारे सारे आयोजनों को अब ऑनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी के कारण व्यक्तिगत रूप से, प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा करना संभव नहीं है। इस दृष्टि से ये इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में हम आपके साथ उपस्थित हैं। लेकिन हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि शीघ्र ही हम सब इस महामारी से उभरेंगे और प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रूबरू होकर फेस टू फेस भी हम संवाद कर सकेंगे। और हम सभी जानते हैं कि जो फेस टू फेस संवाद करने की जो उपलब्धि है, जो संतुष्टि है, वो एक तरह से ये वर्चुअल माध्यम से नहीं होती है। हम सभी जानते हैं, आप सभी सम्माननीय शिक्षक हैं, आप सबने बच्चों का भविष्य गढ़ा है, और आप जानते हैं कि विद्यार्थियों का सामने रहना और विद्यार्थियों को सामने बैठा कर पढ़ाना वो कितना आनंददायी होता है एक शिक्षक के लिए भी। लेकिन इसी के साथ इससे एक जो फायदा होता है वो ये होता है कि अगर हम किसी भी जगह आयोजन करते तो शायद कुछ ही लोग जो उस जगह रहते हैं, मान लीजिए हम दिल्ली में आयोजन करते तो शायद दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग आते, या अगर हम नालंदा में आयोजन करते, जैसा कि प्रोफेसर बैद्यनाथ लाभ जी कह रहे थे कि हम एक बार निश्चित तौर पर ऐसा एक आयोजन नालंदा में भी करेंगे, तो वहाँ के लोग आते। आज जितने भी हमारे इसके साथ प्रतिभागी जुड़े हैं वो इस वर्चुअल माध्यम से कुछ देश के और कुछ विदेश के भी लोग इस पूरे के पूरे माध्यम में जुड़े हैं। ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। ये मैं विषय क्यों रख रहा हूँ, ये विषय मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं पांडुलिपि क्षेत्र का या वैदिक क्षेत्र का विद्वान नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा विद्यार्थी हूँ जो संचार और संप्रेषण की भाषा में चीज़ों को देखने समझने की कोशिश करता हूँ। और मुझे हमेशा लगता है कि जिस तरह की जागृति हमारे इस पांडुलिपि के वैभव के बारे में होनी चाहिए, उस तरह की जागृति हम अभी तक हमारे सामान्य विद्यार्थियों में नहीं पहुंचा पाए हैं। इसलिए ये विषय जितने व्यापक तरीके से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है वो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अभी झा साहब ने अपने वक्तव्य में इस बात का उल्लेख भी किया कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियाँ भारत में हैं। ये एक बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। अगर हम थोड़ा उदार मन से इस एस्टिमेट को देखें तो शायद ये संख्या 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाती है। और ये 2 करोड़ से ज़्यादा संख्या उन क्षेत्रों की है जो हमारे लिए नोन रिसोर्सेस हैं, जहाँ ज्ञात संसाधन है वहाँ है। ऐसे बहुत सारे अज्ञात संसाधन भी हैं, अज्ञात भंडार भी हैं। कई लोगों के पास उनकी खानदानी पुश्तैनी सामग्री है जिसमें पांडुलिपियों की चीज़ें रखी हैं। कई लोगों ने मंदिरों में, मठों में, अलग अलग जो संस्थाएं हैं उसमें भी पांडुलिपियों के भंडार हैं। और बहुत ऐसी सामग्री उन सारी जगहों पर है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसलिए ये जो पांडुलिपि की जो विपुल संपदा है, अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं तो मेरे हिसाब से संभवतः पूरे यूरोप में मिलाकर जितनी पांडुलिपियां नहीं होंगी उतनी अकेली पांडुलिपियां भारत में उपलब्ध है। और पांडुलिपि की परंपरा और इस संपदा का, इस वैभव का आकलन भी हमारे लिए संभव नहीं है, और इसका ज्ञान भी दुर्भाग्य से हम नई पीढ़ियों को नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए ना उन पांडुलिपियों को पढ़ने वाले
विद्वान शोधार्थी तैयार हो पा रहे हैं, न उन लिपियों को समझने वाले शोधार्थी तैयार हो पा रहे हैं। फारसी और संस्कृत का क्या अंतर संबंध है, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे पास शोधार्थी उपलब्ध नहीं है। ब्राह्मी, पाली, प्राकृत और अर्धमागधी जैसी स्क्रिप्ट्स में पांडुलिपियां जो लिखी गई उसको पढ़ने वाले लोग नहीं है। निवारी की पांडुलिपियां भारत की बजाय जर्मनी में क्यों पढ़ी जाती हैं, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। इस दृष्टि से मुझे लगता है आज का ये जो सम्मेलन है, आज का ये जो वेबिनार है, वो कम से कम आप चारों महान विद्वानों की उपस्थिति से कम युवाओं को ये प्रेरणा दे कि वे इस धरोहर के महत्व को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कुछ समय पहले मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वो सारी पांडुलिपियां जो तिब्बती भाषा में लिखी गई थी बिहार के म्यूजियम में हैं, जिसे महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी लेकर आए थे, अभी भी उनके पढ़ने का, उनको समझने का क्रम प्रारंभ ही नहीं हो पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए। तो ऐसी ये सारी की सारी एक बड़ी विशाल ज्ञान परंपरा हमारी धरोहर में हमारे पास उपलब्ध होने के बावजूद अगर हम हमारे युवाओं को, हमारे शोधार्थियों को उस दिशा में प्रेरित नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबको भी आत्मलोकन करना पड़ेगा कि हम क्यों उनको उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन हो, चाहे वैदिक हेरिटेज पोर्टल हो, उसके माध्यम से इस वेबिनार के जरिए से कम उन लोगों तक पहुंचें और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित कर पाएं कि वे आगे आए। मैं जानता हूं 2 घंटे या 3 घंटे के किसी वेबिनार में पांडुलिपि के बारे में या वैदिक संपदा के बारे में कोई ज्ञान दिया जाना संभव नहीं है। शायद समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं है ये 2.5 घंटा उस पूरी की पूरी परंपरा के आगे, लेकिन कम से कम ये एक ऐसा प्रारंभ, ऐसा प्रस्थान बिंदु तो बने जहां से ये चिंगारी उनके अंदर प्रज्वलित हो सके, इस चिंगारी से उनके अंदर वो ज्ञान की पिपासा जागृत हो सके और वो इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए। जैसी वैदिक परंपरा का उल्लेख अभी झा साहब ने किया, वेदांग के बारे में, उपनिषदों के बारे में, हमारे पुराणों के बारे में, हमारे आगम दर्शन के बारे में, इन तमाम ग्रंथ रचनाओं के बारे में कहीं भी कोई बहुत अधिक चेतना प्राप्त विद्यार्थी आगे आकर काम करे, ऐसा एक वातावरण इस पूरे देश में तैयार हो, इस दृष्टि से हमें काम करना चाहिए। हम सभी अपने आप को इस बारे में सौभाग्यशाली भी मानते हैं कि अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की है और उस पर बहुत उत्साहजनक वातावरण पूरे देश में बना है, उसमें भारत की ज्ञान परंपरा पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। जो भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा है उसके बारे में बार बार इस बात को कहा गया है। उस दृष्टि से अगर मैं सोचूं तो मुझे बार बार लगता है कि हम जब तक विद्यार्थियों को इस ज्ञान परंपरा का एक सही दर्शन उपलब्ध नहीं करा सकेंगे तब तक ये बात आगे जाएगी नहीं। हम इस बात को भी कई बार चिंता में देखते हैं कि जो नैरेटिव, जो एक पूरे के पूरे विश्व में जो नैरेटिव भारत को लेके बनता है, उस नैरेटिव में कहीं कोई बदलाव इस ज्ञान परंपरा के आधार पर आ सकता है या नहीं आ सकता है, इसके बारे में विद्यार्थियों में चेतना बने। चाहे विज्ञान हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे मेटलर्जी हो, ऐसा कौन सा विषय है, मेडिसिन हो, आयुर्वेद है, योग है, कोई विषय ऐसा नहीं है जिस विषय पर हमारे पास समृद्ध ज्ञान परंपरा नहीं है, या कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर हमारे पास कोई समृद्ध ग्रंथ नहीं है। और जिस तरह के ग्रंथों की रचना हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए, इस धरा के लिए की है, उस रचना को जितना विस्तार मिल सके वो विस्तार देने का काम हम सब लोग करें। मैं जानता हूं कि ये काम बहुत आसान नहीं है और सिर्फ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र अकेला ही ये कार्य कर ले या राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ही ये कार्य कर ले, ये संभव नहीं है। लेकिन ये भी आंकड़ा चौंकाने वाला है जब हम देखते हैं कि वैदिक हेरिटेज पोर्टल पर जिस तरह के हिट्स होते हैं, आपको संभवतः जान के आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पोर्टल है और उसमें भी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो स्कॉलर्स हैं, जो दूसरे देशों से देखते हैं, उनकी संख्या बहुतायत में रहती है। ये जो ज्ञान की चेतना है लोगों के अंदर धीरे धीरे जागृत हो रही है। आवश्यकता इस बात की कि हम उनके पास तक सही चीज, सही जानकारी ले जाएं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज दो
विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण आज इस पैनल में हैं, उसके साथ 2 ऐसे विद्वान प्राध्यापक इस पैनल में उपलब्ध हैं जिन्होंने अपनी ज्ञान की ज्योति से पूरे समाज को आलोकित किया है। तो इतने समृद्ध पैनल को अपने बीच पाकर हम आज धन्य हैं। और निश्चित तौर पर आज जो कही सुनी लिखी का जो आज का जो संस्करण है वो एक तरह से एक ऐसा मील का पत्थर साबित होने वाला है जो आगे भारत की ज्ञान परंपरा को समृद्ध करेगा। ये 2020 का संभवतः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का अंतिम कार्यक्रम होगा। मैं इस संदर्भ में ये भी आपके साथ साझा करने में संकोच नहीं करूंगा कि इस 9-10 महीने के दौरान भी संभवतः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने जिस तरह से लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उपस्थिति न सिर्फ दर्ज की है बल्कि ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करने का प्रयास किया है, वो भी एक तरह का असाधारण कृत्य है। ये मैं आत्मस्तुति में नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे तमाम सहयोगी जिन्होंने केंद्र के अलग अलग विभागों के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान की ज्योति को प्रसारित करने का कार्य किया है, उनकी प्रशंसा में मैं ये बात कह रहा हूँ। और मैं उन सभी मेरे साथियों को साधुवाद भी देना चाहता हूँ। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि वर्ष 2021 हम सब के लिए सुखमय हो, अच्छे स्वास्थ्य के साथ हो, हम सभी को एक सार्थक ऊर्जा प्रदान करे और हम सभी और अधिक उत्कर्ष की ओर बढ़े, पूरा विश्व उत्कर्ष की ओर बढ़े। इसी मंगल कामना के साथ एक बार पुनः मैं सभी विद्वान महानुभावों का हृदय से स्वागत भी करता हूं। मेरे सहयोगी आदरणीय प्रोफेसर झा, आदरणीय डॉक्टर सुधीर लाल और सभी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक धन्यवाद सर। आपने हमेशा की तरह हमारा ऊर्जा में अभिवृद्धि की। आभार। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर लाभ के पास जाना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमें अपने विचारों से आलोकित करें। प्रोफेसर लाभ। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लें सर, आपकी आवाज नहीं है। सॉरी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। प्रोफेसर सज्जनानंद जोशी, प्रोफेसर प्रतापानंद झा, प्रोफेसर हक साहब, प्रोफेसर अग्निहोत्री जी, अभिजीत जी, श्रीरुद्र दास जी और अन्य सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार। आपने जिस प्रकार से विषय प्रवर्तन किया और उसकी भूमिका पृष्ठभूमि रखी, मैं तो वैसे पाली और बौद्ध विद्या का विद्यार्थी हूँ। वेदों के ऊपर तो बहुत अधिक मुझे ज्ञान नहीं है और मैं श्रोता वर्ग में रहना अधिक पसंद करता हूँ, उससे ज्ञान की लब्धि होती है। लेकिन जो मेरी थोड़ी भारतीय संस्कृति को समझने की और प्रवृत्ति है, उसमें भले ही आज कई कारणों से और सबको पैरेलल टू सनातन धर्म और सनातन फिलॉसफी इसको मानने की प्रवृत्ति रही है, उसके कई कारण है। उसको उसकी सरस्वती सिंह ये हेलो हाँ सर आप बोलें सर। हाँ जी, तो ठीक है। हाँ, तो उसमें एक सातत्य दिखाई पड़ता है। अगर हम सम्यक रूप से उसको समझना चाहें तो कहीं पर कोई बहुत अभिजीत क्या है प्रॉब्लम? सर शायद उनकी कनेक्टिविटी की इश्यू है, ओ थोड़ा वेट कर लेते हैं।
अभिजीत जी अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो थोड़ा सा या तो वेट करें या फिर हम लोग अग्निहोत्री सर कंटिन्यू के करते पास हैं। चलते हैं। जी, आप आमंत्रित हाँ, प्रोफेसर लाभ का शायद कुछ कनेक्टिविटी इशू है, तो हम प्रोफेसर अग्निहोत्री से निवेदन करते हैं कि कृपया भी अपनी बात हमारे सम्मुख रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, लाल जी का, झा जी का और सदस्य सचिव अभी सच्चिदानंद जोशी जी अपना वक्तव्य देकर गए हैं, उन सभी का धन्यवाद और बधाई। प्रोफेसर हक हमारे बीच में हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में रहे हैं, और डॉक्टर अनिरुद्ध दास जी हमारे बीच में हैं जो मद्रास विश्वविद्यालय में रहे हैं, और वैद्यनाथ लाभ जी तो मैं भी लिंक होगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना जी? हाँ जी जी जी, तो मैं शुरू करूं फिर? तो थोड़ा आज प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर कुछ कनेक्टिविटी का, तो हाँ सर, आप शुरू करें। जी जी। तो जब भगवान बुद्ध कहते हैं धम्मपद में कि नहीं वेरेन वेरानी सम्मन्ति धकुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो, यह सनातन परंपरा है कि वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम से ही वैर समाप्त होता है। तो अगर प्रेम की और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की दृष्टि से देखें तो यह पूरी की पूरी भारतीय परंपरा एक अविच्छिन्न प्रवाह के रूप में हमें दिखाई पड़ती है, जिसमें विभिन्न धाराएं और उपधाराएं मिलती जुलती हैं। जो आपने कही सुनी लिखी ये इतने सुंदर शब्दावली में अपने इस प्रोजेक्ट को रखा है, तो इस यह अपने आप में तीनों शब्द जो हैं वो बहुत कुछ कह जाते हैं कि पहले हमारे यहाँ परंपरा कहने और सुनने की रही, श्रुति और स्मृति की परंपरा रही, और बाद में चल करके चाहे वेदों की परंपरा हो या जैन साहित्य की परंपरा हो या बौद्ध साहित्य की परंपरा हो, तो वह गुरु से शिष्य और शिष्य से फिर अगला शिष्य, इस तरह की परंपरा चलती रही। पाली की परंपरा के संदर्भ में हम पाते हैं कि भगवान बुद्ध का जो अभी समय माना जाता है, जो खास करके बौद्ध देश भी मानते हैं उसको, और यूनेस्को ने भी मान्यता दी है, 624 से 544 ईस्वी पूर्व, तो उस समय से लेकर के कई 100, 400, 500 वर्षों तक यह परंपरा मौखिक रूप में रही, और श्रीलंका में जाकर पहली बार इसको लिपिबद्ध किया। तो लिपिबद्ध करने से जो एक मैन्युस्क्रिप्ट हमारा बनता है, और वही आगे चल करके आगे पीढ़ियों को उससे काफी सहायता है। इसमें न केवल बौद्ध साहित्य का उद्भव विकास हुआ, बल्कि विचारों भी कभी, और हमारे पुराण श्रीमद् भागवत और कई तरह के और पुराण हैं, वे सब बारंबार भगवान बुद्ध को नारायण का अवतार मानते हैं, नवा अवतार मानते हैं। यद्यपि बौद्ध परंपरा में इसको स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन वो एक, चलिए, एक अलग विषय हो सकता है कि हम माने या माने, क्योंकि हमारी श्रद्धा कैसी है, हम अपने आराध्य को किस रूप में देखना चाहते हैं, एक अलग विषय है। लेकिन हमारे अपने जो वैदिक साहित्य और उपजीव्य साहित्य हैं, उनके श्रीमद् भागवत हो, विष्णु पुराण हो, मत्स्य पुराण, कुरुण पुराण, गरुड़ पुराण, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण, बृहन्नारदीय पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, बृहद पराशर होरा शास्त्र, भागवत पुराण, नीलमत पुराण, शंकर विजय, गोविंद, क्षेमेंद्र कृत दशावतार चरितम, ये इतने सारे और भी मैं बहुत सारे साहित्यों का भी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कि बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। उन सब में भगवान बुद्ध को स्मरण किया गया है। कुछ में भी तो भविष्यवाणी की गई है कि वे प्रकट होंगे, नारायण हैं, जो वेदों के अधिकारी नहीं है, वेदों को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उनसे अपने सम्मोहक व्यक्ति के रूप में आएंगे और उन ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को उससे दूर कर देंगे। और इस तरह से जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो उसी प्रकार से ये बुद्ध की परंपरा भी आई है। और यद्यपि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन वो जो पाली जातक है उसमें भी कई बार प्रकारांतर से थोड़ी सी कहानी में, कथा में कुछ भेदभाव आते हैं, लेकिन उसमें भी भगवान बुद्ध लास्ट में कहते हैं, दशरथ जातक है एक जातक जिसमें कई तरह की और कहानियों में दोनों की कहानियों में भेद है, किंतु अंत में बुद्ध कहते हैं कि मैं ही पूर्व जन्म में राम था और राहुल माता यशोदा सीता थी। इस तरह की बात करते हैं। ये इक्ष्वाकु वंश से अपने को जोड़ते हैं, पूरा सब अपने को इक्ष्वाकु वंश की संतान मानते हैं। तो इस प्रकार से एक परंपरा है जो बौद्ध डिफरेंशिएट करके देखना चाहेंगे तब तो कुछ और ही निष्कर्ष निकल सकते हैं, और निकलते हैं, निकाला है लोगों ने। लेकिन यदि उसको एक दूसरे के पूरक के रूप में देखें तो हमें एक पॉजिटिव उसका निष्कर्ष दिखाई पड़ेगा। जो मैं बात कर रहा था प्रथम बार चतुर्थ बौद्ध संगीत, ये लोग कहते हैं कि श्रीलंका में प्रथम शताब्दी से पूर्व में संपन्न हुई और राजा वट्टगामी अभय के समय में, और वह परंपरा आगे बढ़ती रही। इधर एक पैरेलल हम लोग समानांतर देखते हैं। द्वितीय संगीति के बाद, बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्ष के बाद एक संघ भेद होता है, और जो ऑर्थोडॉक्स जो परंपरा है उनकी, वो थेरवाद या स्थविरवाद का नाम रहा उसका, और जो नया एक ग्रुप बन गया महासांघिक, जिससे चल करके महायान का उद्भव और विकास हम देखते हैं। महायान का एक ग्रंथ है, मैं किंचित बाद में करूंगा, उसमें भगवान बुद्ध जो स्थविरवाद में केवल एक महापुरुष और गुरु के रूप में दिखाई पड़ते हैं, वो महायान में आकर के उनकी तीन काया दिखाई पड़ती है हमें। और जो स्थूल काया है उनका, जो शारीरिक में हमें दिखाई बुद्ध और ये कहते हैं ये तो ठीक है, उन्होंने जन्म लिया लुम्बिनी में कपिलवस्तु के राजा के घर, और 80 वर्ष तक रहे और धर्म का प्रचार करके वहां परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। लेकिन महायान में आकर वो परंपरा आ जाती है, और वो कहते हैं कि ये बुद्ध तो कभी भी मरते नहीं, बुद्ध शाश्वत हैं, और उस रूप में वो धर्म काय की बात करते हैं। धर्म कायेन बुद्धो सदा द्रष्टव्य, ये कहते हैं। और स्थविरवादियों पर के आरोप लगाते हैं कि इन लोगों ने तो बुद्ध को समझा ही नहीं, इनको तो केवल बुद्ध का जो मानुषी शरीर है वही दिखाई पड़ता था, उसी को इन्होंने सब कुछ मान लिया था। बुद्ध तो वस्तुतः शाश्वत है, वो कभी भी मरते नहीं हैं। और इन बिटवीन जो धर्म का है और रूप काय है, उसके बीच में एक काया की बात और आती है। आनंदित होते हैं, सम्यक प्रकार से भोग करते हैं, देवताओं, मनुष्य और बोधिसत्व। तो एक परंपरा हमारी रही है सनातन परंपरा में, जिसमें कि विष्णु, हम ब्रह्म की बात करते हैं, संग पालन करता विष्णु की बात करते हैं, संहार करता शिव की बात करते हैं। तो कुछ वैसी ही, बिल्कुल अगर हम न कहें तो इसी प्रकार से एक बात बौद्ध दर्शन और धर्म में भी देखने को मिलती है, बौद्ध साहित्य में भी, बौद्ध संस्कृत जो है उसमें दिखाई पड़ती है। और एक पुस्तक है उसकी करंडव्यूह सूत्रम, महायान का टेक्स्ट है, जिसमें कि भगवान बुद्ध तो यहाँ तक कह देते हैं कि मेरे हृदय में नारायण है, मेरी भुजाओं में ब्रह्मा है, मेरे भ्रू में महेश्वर है, मेरी जिह्वा पर सरस्वती है, और मैंने ही सृष्टि की रचना की है। अब ये मैंने जब खोज कर निकाला, हो सकता है बहुत कम ग्रंथों में इस तरह की बात आई है, लेकिन ये बौद्ध साहित्य में ही इस प्रकार की बात आई है। तो जब हम उसको एक सम्यक अध्ययन करें, हम उसको ठीक से पॉजिटिव ढंग से समझना चाहें, तो ये सारे भेद जो एम्पिरिकल हैं, केवल ये धरातल पर सारे भेद दिखाई पड़ते हैं,
ये धर्म के मर्म नहीं है, धर्म का मर्म नहीं है, ये धर्म का केवल बाहरी रूप है जो मैं और तू करने की में के झगड़े में झंझट में पड़े रहते हैं। जब उनको हम अध्यात्म अर्थात अपने भेद कम होने शुरू हो जाते हैं और फिर वो पद्धति चाहे विपස්සना की हो या उसको रूप समाधि या रूप समाधि की हो या साकार निराकार की हो या किसी रूप में, अब अंततः फिर हम लोग वहीं पहुंचते हैं। नाम हम लोग अपनी दृष्टि से जो भी दे लें, हम उसको माइटी कहें, ब्रह्म कहें, वो लास्ट में अंत में जाकर के वहीं पर सारा कुछ समाप्त होता है। तो वो कई बार वो केवल शब्दातीत है, वो शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता है क्योंकि शब्दों की अपनी सीमा होती है। वो कहीं पर अध्यात्म वेद्य है, वो अंदर रियलाइजेशनल ट्रुथ है वो, और उसकी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसको केवल अनुभव किया जा सकता है। और कई बार तो कहते हैं कि अनुभव से भी ऊपर की चीज है वो। तो अनुभव क्योंकि हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है और अनुभव से भी ऊपर की चीज है, अनुभवातीत है, इसलिए यह परंपरा भी जो है बौद्ध परंपरा, मुझे तो लगता है कि इसी सनातन परंपरा के का ही एक रूप है। और मुझे क्या लगता है ही स्थापित सत्य है। भले ही हम उसको अपने कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ अपने स्वार्थ के कारण से, कुछ अपने मतलब के कारण से कई बार उसको हम अलग अलग देखने के, अलग अलग खंडों में देखने की कोशिश करें, लेकिन यदि हम उसको सही रूप से और सम्यक रूप से समझना चाहें, उनके अंतर में प्रवेश करें, तो फिर वही तत्व दिखाई पड़ते हैं। और ये कही सुनी, और इसकी जो बात आती है कि कही सुनी के बाद लिखी, तो जिस प्रकार से शताब्दियों और सहस्राब्दियों के अंतराल में जो बातें कही गई, सुनी गई, स्मृत की गई और बाद में लिखी गई, तो ये भारतीय परंपरा का एक अविच्छिन्न प्रवाह है जो सतत चल रहा है। और जब तक ये मानव मूल्य बचे रहेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति मूल्यों पर आधारित है। हमने अयम निजः परोवित गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है। हमने अपनी तलवार से, हमने किसी को अपने मत में किसी हम चाहे वो सनातन परंपरा के माध्यम से हो, वो चाहे बौद्ध परंपरा के माध्यम से हो, जैन परंपरा के माध्यम से, अन्य परंपराओं के माध्यम से, पूरे विश्व में कृणवंतो विश्व आर्जम की बात जब हमने की, तो उसमें हमारे व्यापारी गए, धर्म प्रचारक गए, कहीं भी उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। और जैसे बुद्ध की भी एक वाणी में हम पाते हैं कि मेरी बात पर गौर करना, मेरी बात में केवल मैं कह रहा हूं, इसलिए आंख मूंद कर मत स्वीकार कर लेना। आज से ये कहता है कि मेरी बात मैं कह रहा हूं इसलिए मत स्वीकार करना आंख मूंद करके, बल्कि उनको सुनना, समझना, मनन करना, उसको स्वीकार करना, नहीं तो छोड़ देना। तो यह जो विचार स्वातंत्र का स्थिति में, और इसी कारण से चाहे भले ही वो कितने सभ्यताएं आई गई मिटी, लेकिन हम परिवर्तित होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया में देख लें। मुझे कई बार बाहर जाने का मिला है, बौद्ध सम्मेलनों में, अधिवेशनों में भाग लेने का, तो मैं देखता हूं कि अमेरिका और इंग्लैंड ये सब तो मूलतः क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, तो इसमें कहीं पर कन्वर्सन की बात नहीं आई, लेकिन इतने लोग प्रभावित हैं क्योंकि इसमें विश्व शांति का संदेश है, इसमें भ्रातृत्व का संदेश है, इसमें वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है। तो अफ्रीका से लोग आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि इसमें माध्यम से जब ये जुड़ते हैं तो पूरी हमारी भारतीय संस्कृति की निरंतरता और उसका वर्धापन दिखाई पड़ता है, उसकी समृद्ध होती परंपरा दिखाई पड़ती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा हमारा एक गौरवपूर्ण पक्ष है। और जैसा जोशी जी कह रहे थे कि अब एक परंपरा, एक समय ऐसा आ गया है तो हम शॉर्टकट में भागना चाहते हैं। हमारे बच्चे या नया जनरेशन जो है, बहुत कम लोग रह गए हैं या
हमारे झा जी भी कह रहे थे कि कई बार बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं और कि हम अपने बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर को सिखाना चाहते हैं खूब। बच्चा जब पैदा होता है तभी से मम्मी उसको पकड़ा देती है, ज्यादा तंग नहीं करे इसलिए मोबाइल पकड़ा देती है कि उसी में लगे रहो। तो उसको ज्ञान, एक जो कही सुनी वाला पक्ष जो है वो कमजोर पड़ जाता है। वो माँ का ही एक कहानी वाली बात हो जाती, खत्म हो जाती है। माँ कहानी नहीं कहती है क्योंकि माँ को खुद नहीं पता है। तो यह जो परंपरा हमारी लुप्त हो रही है, नानी दादी के पास बच्चे नहीं बैठ रहे हैं, मम्मी को भी समय नहीं है क्योंकि वो कैरियर ओरिएंटेड है, वो बहुत बिजी है, उसको ऑफिस जाना है, सब कुछ करना है। तो बच्चों के लिए कितना समय मिल पा रहा है। लेकिन उसका नेट रिजल्ट तो ये है, अपनी जो हमारी अपनी जो परंपरा है, सांस्कृतिक धार्मिक दार्शनिक परंपरा है, उनकी ओर हम बच्चों को प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा समय दें हम लोग इसको, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है। इसको केवल एक डेलिब्रेशन से या वेबिनार के माध्यम से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये हम लोग विचार कर सकते हैं और मुझे लगता है कि हम सबने जीवन का उत्तरार्ध तो पार कर ही लिया है, उत्तरार्ध में है और हमने पूरे अनुभव से देखा है पूरे क्या हो रहा है हमारे समाज में आसपास और किस प्रकार से हमारी पीढ़ी और जो है दिग्भ्रमित हो रही है। पेशेंस की कमी हो गई है क्योंकि हमने पेशेंस को सिखाया नहीं। हमने जो अपने मूल्य सिखाना चाहते हैं, हम रोना रोते हैं वर्ष बाद में चल करके कि हम अब हमारे बच्चे ऐसे हो गए हैं, हमारी आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है। लेकिन हमें, मैं तो इस बात को व्यावहारिक रूप से समझता हूं और बोलता भी हूं, कई जगह में शेयर करता हूं अपने दर्द को, कि हम लोग शुरुआत तो अपने से करें, अपने घर से करें। तो ये जो एक बौद्धिक व्यायाम है, बौद्धिक व्यायाम तो होना ही चाहिए क्योंकि आवृत्ति और पुनरावृत्ति से ही हमें अपने ज्ञान का सातत्य बना रहता है। लेकिन उसका जो व्यावहारिक पक्ष है, how to re-strengthen it, को और अधिक समृद्ध करना पड़ेगा, उस पर बैठना पड़ेगा। जो कुछ आएगा फिर लिखी भी होगी चीज, जब लिखी होगी तो डॉक्यूमेंटेशन होगा उसका, और डॉक्यूमेंटेशन होगा तो फिर आगे की परंपरा को हम तो न रहेंगे लेकिन हमारे बाद भी जो जनरेशन आएगा, जो पीढ़ी। अभी बात आई थी केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कि पटना पता नहीं कि सैकड़ों हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स लाए थे और जो जिस पर बहुत कम पर काम हुआ है। तो उसका कारण भी वही है कि हमारा एक्सेस नहीं हो पा रहा है। हम अपनी परंपरा में के प्रति गौरव का अनुभव नहीं करते हैं। अपने इतिहास को हमने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया, अपनी ओरिजिनलिटी को हमने हास्यास्पद खुद ही बनाया। तो वह चेतना जब तक फिर से हमें नहीं आ रही है, इतिहास पर वो जब एक गौरव बोध हमें होगा अपनी निश्चित रूप से संघर्ष करने में विश्वास करता हूँ, उसका प्रयास करना चाहिए और एक दूसरे के भावनाओं से के कमिटमेंट से भी परिचित हैं। तो मैं कामना करता हूं कि हम इस परंपरा को सतत बढ़ाते रहें और निश्चित रूप से हमारा वह जो पक्ष है, लिखी सुनी और कही सुनी और लिखी का, वह और भी समृद्ध होगा वो पक्ष और हम निरंतर प्रगति करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बारंबार IJNCA का और प्रोफेसर झा साहब का, डॉक्टर सुधीर लाल जी का, जोशी साहब का और अन्य सभी विद्वानों का, प्रोफेसर और श्रीरुद्र जी
दास साहब का, सबों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ, सबका अभिवादन करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। अब हम प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी से निवेदन करते हैं कि वे कृपया अपनी बात रखें। प्रोफेसर अग्निहोत्री। नमस्कार। नमस्कार। मैंने नाम सभी का पहले ले लिया था। लाभ जी अभी बोलकर ही गए हैं, इसलिए उनका नाम लेने की अब जरूरत नहीं है। अभी श्री सच्चिदानंद जोशी जी ने भी और लाभ जी ने भी एक बात बड़ी अच्छी कही। आपने श्रृंखला का नाम जो रखा हुआ है, कही, सुनी और लिखी, इससे बढ़िया नाम इस शायद विषय के लिए और कोई नहीं हो सकता था। मध्यकाल में इधर सप्त सिंधु क्षेत्र में दशगुरु परंपरा की शुरुआत हुई थी। दशगुरु परंपरा के पहले गुरु श्री नानक देव जी थे। उन्होंने अपने एक पद में कहा है, जब लग दुनिया रहिए नानक की, हे नानक जब तक दुनिया रहे। उसके बाद नानक देव जी कहते हैं, किछ कहिए किछ सुनिए, कुछ कहो कुछ सुनो, किसी को सुनो किसी को सुनाओ। तो मैं समझता हूं दुनिया की सभ्यता और संस्कृति का विकास इन दो सूत्रों से ही हुआ, कहने और सुनने से। और शुरुआत जब सभ्यता का विकास हुआ होगा, जब शुरुआती दौर में जब मानव यात्रा आगे बढ़ी होगी, तो लिखने वाली बात तो शायद नहीं होगी, कहने सुनने की बात ही रही होगी। और जब लिखने की बात शुरू हुई तो फिर पांडुलिपियों की बात आई, और लिखने के लिए फिर लिपि भी जरूर होती है। कहने सुनने के लिए तो भाई लिपि की जरूरत नहीं है, जो मैं बोलता हूँ जो सुनता हूँ उसके लिए जब लिखना ही नहीं है तो अक्षरों की जरूरत नहीं है, चित्र की जरूरत नहीं है। और जब लिखने की जरूरत पड़ी तो फिर लिपि बनी, और फिर ये सूत्र पूरा हुआ, कही, सुनी और लिखी। और आपने जो विषय रखा है, मैं इसको बहुत संक्षेप में ही समेटूंगा कि एक तो वैदिक ट्रेडिशन, और उसके बाद हमारा जो पांडुलिपियों की आज के संदर्भ में क्या उसकी प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। वैदिक ट्रेडिशन शुरू में तो श्रुति परंपरा से ही रही, क्योंकि शुरू में जब लिखने का रिवाज नहीं था तो श्रुति परंपरा से बात आगे से आगे चलती थी। और शायद तभी कहा होगा कि विद्या वही है, ज्ञान वही है जो कंठ में है, और उसके बाद शायद ये भी था कि पैसा वही है जो जेब में है। खैर उसका तो हमसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो पहला सूत्र है कि ज्ञान या विद्या वही है जो कंठ में है, वो श्रुति परंपरा का एक प्रकार से प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। वैदिक परंपरा से पहले सिंधु और सरस्वती घाटी की जो परंपरा थी वो वैदिक परंपरा से भी पहले की थी। और सिंधु सरस्वती घाटी से जब पहले मैं ना कहूं, उसके आसपास भी कहा जाए, दुनिया के इतिहास में एक घटना का वर्णन आता है जिसको आमतौर पर जब हम भारतीय कंटेक्स्ट में बात करते तो भुला दिया जाता, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। इसलिए मुझे लगता है पांडुलिपि की बात करने के लिए उसकी चर्चा करना भी जरूरी है। 30-35 हजार साल पहले इस जम्बू द्वीप में एक बहुत बड़ी माइग्रेशन हुई थी। और ऐसा तो नहीं माइग्रेशन की एक साथ ही हुई होगी, उसमें भी सैकड़ों साल लगे होंगे। जम्बू द्वीप से बहुत से जत्थे अलास्का, साइबेरिया से निकलते हुए अमेरिका कॉन्टिनेंट में पहुंचे थे, जिनको बाद में कोलंबस ने इंडियंस कहा, और आजकल उनको नेटिव इंडियंस कहा जाता है। मैं अब ये इतिहासकार मानते हैं कि 30-35 हजार साल पहले ये लोग जम्बू द्वीप से गए थे। वो जम्बू द्वीप को अंग्रेजी की किताबों में एशिया कहा जाता है कि एशिया से गए थे, एशिया से गए थे। अब मैं इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखता हूँ, 30-35 हजार साल पहले जो माइग्रेशन हुआ, जो लोग गए, उसके बाद सिंधु घाटी और सरस्वती घाटी की सभ्यता, इस पूरी कंटिन्यूटी में जो कहा और सुना गया तो देखा नहीं गया। और सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता में तो प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि लिखने का केवल एक्सप्रेस करने के लिए चित्र का प्रयोग भी किया जाता है, और सिंधु सरस्वती घाटी में तो लिखने के लिए लिपि का प्रयोग भी किया गया। लेकिन अब असली बात यह है कि पांडुलिपि किसको माना जाए, जो भोजपत्र पर लिखा जाए, जो कागज पर लिखा जाए, जो इस प्रकार किसी चमड़े पर, रेशम पर लिखा जाए। अभी जोशी जी ने कहा ना कि इन, जब झा जी कह रहे थे कि इन सभी माध्यमों पर लिखा गया वो पांडुलिपियां हुई, मैं समझता हूं जो पत्थरों पर लिखा गया
वो भी पांडुलिपियां हैं। पत्थरों पर 4 लाइनें मिलती हैं, वो भी पांडुलिपियां हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सी लिपियां उनको अब पढ़ने वाले नहीं रहे। इसलिए हमारे पास जो पांडुलिपियां हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक तो पांडुलिपियां वो हैं जिनको पढ़ा जा सकता है, और दूसरे प्रकार की वो चाहे पत्थरों पर उत्कीर्ण हो, ऐसी पांडुलिपियां जिनको पढ़ा नहीं जा सकता। और प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं खास करके हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें, अभी झा जी ने कहा कि एक मोटे अनुमान के अनुसार, क्योंकि राष्ट्रपिता अपने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन से जुड़े हुए, तो मैं समझता हूं उनका मोटा अनुमान भी लगभग सही अनुमान ही होगा कि 1 करोड़ के लगभग पांडुलिपियां हिंदुस्तान में पड़ी हैं। और जोशी जी ने उससे थोड़ा अनुमान लगाया कि 2 करोड़ के लगभग होंगी। मैं समझता हूँ पूरे श्रीलंका और बाकी तिब्बत को भी समेट लिया जाए, कुछ और देशों को भी आसपास के जो जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही आते थे, तो शायद 2 करोड़ से भी ज्यादा हो जाए। ये पांडुलिपियां जो हैं, जिनकी लिपियां अभी भी पढ़ी जा सकती है, कम से कम मैं उन्हीं की बात करूंगा। जिनकी पढ़ी नहीं जा सकती, अब उनके बारे में तो बड़ा लंबा और रास्ता होगा। जो पढ़ी जा सकती हैं, उन पांडुलिपियों की आज उपयोगिता क्या है, ये हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में ही बात करने की जरूरत है। इससे पहले एक मैं बॉटम लाइन और स्थापित कर दूं, हिंदुस्तान की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संकट क्या रहा है कि एक समुदाय उनको संभालने का प्रयास करता रहा और दूसरा समुदाय उनको नष्ट करने का प्रयास करता रहा। अभी लाभ जी तो इसमें नव नालंदा महाविहार में ही है। उस महाविहार में जब कोई जाता है, एक क्षण के लिए, केवल एक क्षण के लिए आंखें बंद करके प्रयास करके उस नालंदा महाविहार को अपने भीतर समेटने का प्रयास करता है, तो 2 चीजें दिखाई देती हैं। एक और पांडुलिपियां लिखी जा रही हैं, उनको संभाला जा रहा है, और दूसरी ओर पांडुलिपियां जलाई जा रही हैं। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य रहा या जम्बू द्वीप का दुर्भाग्य रहा कि जहां पांडुलिपियां लिखने का और संभालने का और पांडुलिपियां नष्ट करने का, इसमें थोड़ा शायद केवल उनका दोष नहीं रहा जो जलाते रहे, कुछ ऐसा भी रहा। हमारे जहां परंपरा बन गई, जो पांडुलिपि खंडित हो गई उसको पानी में बहा दिया जाए, उसका उद्देश्य परम पवित्र ही रहा होगा, मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उससे नुकसान बहुत हुआ। तो प्रिय मित्रों, जब महाविहार में पांडुलिपियां जलाई जा रही थीं और तिब्बती भिक्षु उसको लेकर तिब्बत की ओर भाग रहे थे और हजारों पांडुलिपियां वो सुरक्षित करके तिब्बत में ले गए, तो हमने समझा बिल्कुल सुरक्षित हो गया, अब कोई डर नहीं है। लेकिन सैकड़ों साल बाद उन पांडुलिपियों पर फिर संकट आया। फिर चीन ने लहासा के जितने विश्वविद्यालय थे उनको खंडित करना, मारना, जलाना शुरू कर दिया। फिर वही बौद्ध भिक्षु उन्हीं पांडुलिपियों पर फिर हिंदुस्तान की ओर आए। अभी भी सारनाथ में शायद हजारों की संख्या में पड़ी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पांडुलिपि अपने जहां पूरा एक अनुशासन रहा है, उस अनुशासन को कितने संकटों का सामना करना पड़ा है, तो ताकि थोड़ा ध्यान में आए। अब ये तीसरी बात क्या है कि मैं भाई अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। ये जो पांडुलिपियां हैं जो अलमारियों में बंद पड़ी हैं, अब राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ने उनको डिजिटाइजेशन करना शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, वो सब एक बार रिकॉर्ड में आ जाएं। ये पांडुलिपियां जो हैं, ये हजारों साल की भारत की कही सुनी का बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन आज जो कही सुनी हो रही है, उसका इस खजाने से क्या कोई ताल्लुक है? क्योंकि आज हिंदुस्तान में ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा है, वो बिल्कुल पश्चिम से जिसको ट्रांसप्लांट कर दी गई है। जैसे पौधा लगा दिया गया हो, अब तो फल फूल निकल रहे उस पौधे पर निकल रहे हैं। इसलिए आज का जो भारतीय विद्वान है, वो इस पांडुलिपियों के ज्ञान से कटा हुआ है। तो पांडुलिपियां व्यवहार से परे हो गई, तो आप मानिए कि सनातन ज्ञान और आधुनिक ज्ञान के बीच का ब्रिज टूट गया, ये सेतु टूट गया। और प्रिय मित्रों, यदि हिंदुस्तान को आधुनिक ज्ञान विज्ञान में छलांगे लगानी है, मैं आगे बढ़ना नहीं कहता, मैं छलांगे लगाना कहता हूं, तो वो तभी संभव है यदि भारतीय ज्ञान विज्ञान का जो रासधारा है, उस धारा से हम जुड़ते हैं, उससे नई ऊर्जा मिलेगी, उस नई ऊर्जा से हम आगे छलांग लगाते हैं। लेकिन ये नई ऊर्जा पॉसिबल कैसे है? ज्ञान विज्ञान सब भरा पड़ा हमारी पांडुलिपियों में, और वो अधिकांश पांडुलिपियां संस्कृत में है।
भारतीय भाषाओं में भी हैं, लेकिन अधिकांश संस्कृत में है। लेकिन वो केवल पांडुलिपियां परा विद्या की नहीं है, अपरा विद्या की भी हैं, सांसारिक विद्याओं की भी हैं, और अधिकांश तो सांसारिक विद्याओं की है, दर्शन शास्त्र की भी हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में भी, आध्यात्मिकता के बारे में भी सब, लेकिन अधिकांश हिस्सा इस संसार से, इस मृत्यु लोक के जो विषय हैं उन्हीं से ताल्लुक रखने वाला, मैथ की है, फिजिक्स की है, मेडिसिन की है, सब प्रकार की। लेकिन जो मुख्य चिंता का विषय है, क्या आज जो हम हिंदुस्तान में ज्ञान विज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या उसका उस ज्ञान विज्ञान से कोई तार जुड़ी हुई या नहीं जुड़ी? मित्रों, वो तार टूट चुकी है। वो टूटने का मुख्य कारण ये है कि आज हमारा ज्ञान विज्ञान में शिक्षा का माध्यम संस्कृत या भारतीय भाषाएं न रहकर विदेशी भाषा है, और हमारी पांडुलिपियां संस्कृत में है, भारतीय भाषाओं में है। इसलिए इस ब्रिज को दोबारा बनाने की जरूरत है। अभी इस विषय में शायद किसी ने कहा कि इन पांडुलिपियों की महत्ता क्या केवल एंटीक के लिए है, क्या केवल भूत को जानने के लिए है? इन पांडुलिपियों के ज्ञान विज्ञान की महत्ता केवल भूत को जानने के लिए नहीं है, भविष्य को स्वर्णिम बनाने में है। जो ज्ञान का प्रवाह टूट गया था, उस ज्ञान के प्रवाह को पुनः स्थापित करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और प्रिय मित्रों, 1 करोड़ पांडुलिपियां, और मैं समझता हूं उसको कई पांडुलिपियों की कई प्रतियां होती हैं, तो उसमें प्रक्षिप्त अंश भी होते हैं, लेकिन उसको भी हम सब जोड़ तोड़ कर ले, फिर भी 1 करोड़ पांडुलिपियां तो होंगी। उन पांडुलिपियों में से कितनी पांडुलिपियां पब्लिक डोमेन में आई हुई है? और मान लीजिए पब्लिक डोमेन में आती भी है, मान लीजिए फिजिक्स में कुछ, मैथ की कुछ पांडुलिपियां हैं और वो संस्कृत भाषा में है, वो पब्लिक डोमेन में आ भी जाती हैं, लेकिन आज के जो मैथमेटिशियन हैं उनको तो संस्कृत भाषा नहीं आती। इसलिए पांडुलिपियों का केवल ट्रांसलेशन काम करेगा, और ट्रांसलेशन में 25% मौलिकता गुम हो जाती है। इसको सभी विद्वान स्वीकार करते हैं, और यदि ट्रांसलेशन करने वाले की मंशा दूषित हो तो 50% मौलिकता गुम हो जाती है। इसलिए पांडुलिपियों का और आधुनिक ज्ञान विज्ञान का जो संबंध टूटा है उसको पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। मुझे लगता है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जो है, ये कम से कम पांडुलिपियों को डिजिटाइजेशन करके पब्लिक डोमेन में ले आए, तो दूसरा जो स्टेप होगा उसका प्रयोग करने का, उसको पढ़ने का, उसको आधुनिक पाठ्यक्रमों के साथ जोड़ने का, और टूटे हुए पुल के पुनर्निर्माण का काम होगा। और इस कार्य को करने के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन तो है ही, विश्वविद्यालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जैसे अभी शायद सत्येंद्र जोशी जी ने कहा था कि नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें भारतीय इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन जो है, भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, उस पर जोर दिया गया है। लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिए हमें ऐसे पुलों का निर्माण करना होगा जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान, और मुझे लगता है प्राचीन ज्ञान विज्ञान कहना भी शायद मिसनोमर होगा, जो सीक्रेट्स नेचर के हैं। 2 + 2 4 होते हैं, इसमें क्या प्राचीन है क्या नवीन है? शून्य जो निकाला, शून्य की जो खोज की, इसमें क्या नवीन है क्या प्राचीन है? इसलिए जो ज्ञान है, हम केवल इतना ही कहें, प्राचीन ज्ञान विज्ञान क्या कहने की जरूरत नहीं है। जो ज्ञान परंपरा है उसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आ गई है, और उस डिसकंटिन्यूटी को दूर करने के लिए पांडुलिपियों का प्रकाशन, उनका प्रयोग, उनका उपयोग, उनकी भाषा को समझना ये बहुत जरूरी है। आप लोगों ने एक बहुत अच्छे विषय पर ये संवाद शुरू किया है, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, और मुझे भी भाई इसमें जुड़ने के लिए निमंत्रित किया है, इसलिए 2 बार धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक धन्यवाद सर, आपने हमें आलोकित किया, इसके लिए अनेक आभार। अब मैं प्रोफेसर अब्दुल हक साहब से गुजारिश करता हूं कि वे कृपया हमें संबोधित करें। प्रोफेसर हक साहब। सर आप अनम्यूट कर लें सर, आपकी आवाज बंद है। सर आप आवाज ऑन कर लें अपनी।
नहीं सर। साहब आपका अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है। प्रोफेसर हक साहब आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ जी, हो गया जी। माफी चाहता हूँ। अब तो इस दौर में ये सारे टेक्निक्स ने हमें अनपढ़ बना दिया है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर धीर का और डॉक्टर प्रोफेसर झा का कि इन्होंने इस अनपढ़ी के जमाने में कुछ अनकही बातों को सीखने का एक मौका दिया। मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने नए साल की आमद की शाम को आपने बड़ा खुशगवार बना दिया। आज इन दोस्तों से, इन बुजुर्गों से, बल्कि बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा, इन इल्म दोस्त हजरात से मुलाकात हुई तो बड़ी खुशी हुई कि शायद आप अगर ये मौका न देते तो इन दोस्तों से मुलाकात न होती। प्रोफेसर लाभ का जिक्र हमारे घर में अक्सर होता रहता है, लेकिन आज उनको देखा तो आंखें रोशन हुई। मेरी बेटी जो बुद्धिस्ट आर्ट पर इसने काम किया है, वो अक्सर उनका नाम लेती है, और उन्हीं का नहीं बल्कि उनकी वो मिसेस का भी नाम लेती है। तो मुझे ये खुशी हुई कि एक शख्स जो बुद्धिस्ट स्टडीज का माहिर हो, आज उसको साक्षात देखकर और जिस इशू पर जो प्रॉब्लमेटिक है, जिस तरह उन्होंने बहस की है, बड़ा अच्छा लगा। भाई कुलदीप जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे पहलुओं की तरफ इशारा किया जिन्हें हमें सोचने की सख्त जरूरत है। और ये मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का कि जिसने हिंदुस्तान को एक नई रोशनी दी है। इतने दिनों से, आज़ादी के बाद से इतने दिनों तक हम क्या करते रहे, खैर उसका हिसाब तो नहीं देना चाहता, लेकिन ये अब मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के क़याम के बाद, यानी इसके एस्टेब्लिशमेंट के बाद एक रोशनी नजर आती है कि शायद हम और हमारी नस्लें पांडुलिपियों की कदर करने के शायद कुछ लायक हो सके। और जो काम मैन्युस्क्रिप्ट मिशन कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि ये एक इस जमाने में इबादत का काम है, इसलिए कि सारी वो किताबें, सारी वो तहरीरें जो आज हमारे लिए मुक़द्दस बन गई हैं, पवित्र हो गई हैं, जब हम इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को या मख्तूतात को देखते हैं तो आंखें कभी कभी नम होती हैं कि हमने इनकी कदर नहीं की और हमने अपनी नाकदरी या अपनी नाअहली की वजह से इन्हें हमने छोड़ रखा था। मैं आपको एक मिसाल दूं। अभी मैन्युस्क्रिप्ट मिशन ने एक उर्दू का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश किया, और आप देखिए कि अभी भारतीय समाज और भारतीय परंपरा का जिक्र हो रहा था। पूरे भारत में कहीं 13 मासा नहीं लिखा गया, हर जगह 12 मासा लिखा गया। संस्कृत की रिवायत हो, पद्मावत की रिवायत हो, हिंदी की रिवायत हो, लोग 12 मासा ही जानते थे। लेकिन रोहतक का एक छोटा मोटा शायर जिसका कहीं जिक्र नहीं हुआ, किसी किताब में उसका कहीं कोई रेफरेंस मिलता ही नहीं है, वो रोहतक का छोटा था शायर, 1725 में उसने 13 मासा लिखा। अब आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक लोग उससे पूछते हैं फोन पर कि ये 13 मासा कैसे हो गया, 12 मासा तो होता है, 13 मासा कैसा हो गया। मगर आप जब बताना पड़ता है तो खुशी होती है कि हिंदुस्तान की परंपरा में मलमास और लौन का भी एक प्रोविजन है, एक प्रावधान है। और उसकी वजह से शायर ने एक नई बात पैदा की कि 12 मासा तो सभी लिखते हैं, लेकिन जब मुझ पर वियोग हुआ तो बदकिस्मती से वो साल जो है 13 महीनों को हो गया। तो मेरे वियोग में और मेरे तड़पने में एक इजाफा हो गया। अब आप इसी बात को देखें, वो 12 महीनों को कैसे 13 महीने उसका वर्णन करता है। और जाहिर की 13वां जो महीना होता है तो मौसम के एतबार से नहीं, जज्बात के एतबार से नहीं, उसकी प्रेम कथा के एतबार से नहीं, बल्कि उसमें मैं आपसे कहूं कि पूरा उत्तरी भारत झलकता है। और एक अफसाने में, एक पहलू में भारत की ये तस्वीर जो पश्चिम से पूरब तक दिखाई देती है, एक शायर के जहन की पैदावार है। और जाहिर है मैं आपसे करूं, इस 12 मासे की दुनिया में कोई कॉपी नहीं, कोई नकल नहीं। ये तो इत्तेफाक कहिए या मेरे मालिक की मेहरबानी कहिए कि वो मुझे मिला। और उससे ज्यादा बड़ी बात ये हुई कि मैंने मैन्युस्क्रिप्ट मिशन से ये बात की तो वहाँ के दोस्तों ने
राम बहादुर राय साहब ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, तो डॉक्टर सुधीर का शुक्रगुजार हूँ, और प्रोफेसर झा ने जिस तरह उसको वेलकम किया, तो मुझे ये लगा कि हाँ, और यही नहीं, जब आप लोगों पर तकाजा बढ़ा तो आपने उसका हिंदी में भी तर्जुमा करके पब्लिश किया। एक किताब से जो इनकलाब आता है ज़हनी तौर पर, फिक्री तौर पर, वो हमारे नज़दीक बड़ी अहमियत रखता है। और मैं अभी प्रोफेसर अग्निहोत्री के साहब कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात, कि ज़हनों में जो इनकलाब लाए, ऐसी पांडुलिपियां हमारे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, कितनी पड़ी हुई हैं। मैं आप ज़्यादा नहीं जानता, मैं तो सिर्फ उर्दू का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन उसके ताल्लुक से कुछ अरबी और फारसी और कुछ हिंदी जो हमारी अपनी घर की जुबान रही है, मैं अवध के इलाके का हूँ, जौनपुर का हूँ, इन भाषाओं की जो पांडुलिपियां हैं अभी हम उनको शुमार ही नहीं किया। और माफी चाहता हूँ कि शायद हमारे स्कॉलर्स ने भी उनको अभी इस लायक नहीं समझा है। हाँ, ये जरूर है कि हम बड़ी भाषाओं का तो करते हैं, लेकिन अब मैं आपसे करूं कि मैं कई साल से परेशान हूं कि मेरे पास 2 जिल्दें हैं, गुरुमुखी में लिखी हुई कोई बात है। मेरे पड़ोसी सरदार जी हैं, मैं उनसे कहता हूं कि भाई गुरुमुखी को जानने वाला कोई मुझे बता दे। मैंने अपने वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश सिंह से कहा कि मुझे गुरुमुखी बताने वाला कोई एक स्कॉलर बता दें, कि उनके पास हाजिर हूं और देखूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसको भी छोड़िए, मैं एक छोटी सी बात आपसे कर रहा हूँ, आजकल उस पर थोड़ा सा अध्ययन कर रहा हूँ। चंद बरदान, ये मुल्ला दाऊद की किताब है, और हिंदी के तमाम लेखकों ने और तमाम स्कॉलर ने इसको हिंदी भाषा की सबसे पहली किताब बताई है, और उर्दू का भी मामला है। अब आप बदकिस्मती ये देखिए कि पूरी किताब का संकलन अभी तक नहीं हो सका है। इसके कुछ वर्क जो है तो लोगों को मिले हैं, कुछ पेजेस मिले हैं, कुछ पेजेस जो है वो पाकिस्तान लाहौर की कलेक्शन में है, कुछ ब्रिटिश म्यूजियम में है। और अभी हमारे दोस्त ने जिक्र किया कि वो जो मठ हम खानका कहते हैं, जो खानकाहें हैं, जो मस्जिदों के कुतुब खाने हैं, इनमें या जो कब्रस्तानों, कब्र के साथ जो बुजुर्गों के मज़ार हैं, इन मज़ारों की कुतुब खानों में एक दो नहीं, बड़े कीमती सरमाया। बिहार में एक बुजुर्ग थे, उन बुजुर्ग की वो इनके शिष्य रहे हैं, उनके मज़ार पर ये चंदायन के कुछ पेजेस पड़ेंगे, और उसमें ऐसी पेंटिंग है जो बहुत ही वैल्यूएबल है, लेकिन वो खुलते ही नहीं, वो किसी को खोलने नहीं देते। न वो मज़ार का कुतुबखाना खुलता है और न किसी का वहाँ एक्सेस है। नतीजा ये होता है कि अब वो कुछ दिनों के बाद चंदायन के वो जो पता नहीं है भी नहीं, वो जो पेजेस हैं कि नहीं है। और ये कहानी जो कभी अखबारों में सुनने में आती है कि वो खुदाबख्श लाइब्रेरी के कितने बक्स बंद हैं जो अभी तक खुले नहीं है। और पिछले दिनों तो ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक लाइब्रेरी, एक अलमारी खोली गई, तो उसमें क्या क्या चीजें मिली। तो मैं आपसे करूं कि ये मैन्युस्क्रिप्ट मिशन जो काम कर रहा है, ये बेहद कीमती और बड़ा इल्मी काम है, और मालिक करे कि किसी के नजर न लगे अब तक जो काम आप लोगों ने किया है। वो अब मैं आपसे अपनी ही कहानी सुना रहा हूँ मैन्युस्क्रिप्ट के हवाले से। मैन्युस्क्रिप्ट मिशन ने 2 जिल्दों में तज़किरा इलाही पब्लिश किया, 17, 16 और 17 2016 और 17 में। अब आप अंदाजा लगाएं, पूरी दुनिया में मैं 32 साल तक इंतजार करता रहा कि कोई इसकी दूसरी कॉपी मिल जाए। जो मेरे पास थी वो पहली और अकेली कॉपी थी, लेकिन इसकी दूसरी कोई कॉपी जब नहीं मिल सकी तो मजबूरन मैंने उसके मिशन से जिक्र किया कि ये किताब पब्लिश होनी चाहिए, और खुशी हुई कि मैन्युस्क्रिप्ट मिशन ने इसे बहुत एहतमाम से शाया किया। साइमा सर बोलिए। जी,
हाँ, वो तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि वो मैन्युस्क्रिप्ट मिशन ने तज़किरे इलाही को पब्लिश करके एक बड़ा काम ये किया कि दुनिया में जो एक नायाब नुस्खा था उसको फैक्समिली के तौर पर पब्लिश किया, जिसकी वजह से ईरान, अफगानिस्तान, वेस्ट एशिया और खुद हिंदुस्तान के स्कॉलर्स ने बड़ा फायदा उठाया और बड़ा तकाजा किया। तो ये मेरी ख्वाहिश है और जाहिर है कि मिशन पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है कि भारतीय भाषाओं की जो पांडुलिपियां हैं वो भी महफूज हो जाएं और उनको पब्लिश किया जाए, ताकि समाज के जो शौकीन लोग हैं या जो दिलचस्पी रखते हैं वो इन पांडुलिपियों से फायदा उठा सकें। और इसका जो सामाजिक जो ताल्लुक है वो बहुत अहम है। जब तक ये पांडुलिपियां पब्लिश नहीं होंगी और डोर टू डोर या दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगी, तब तक हमारे स्टूडेंट्स हों, नौजवान हों, पढ़े लिखे हों, उससे फायदा नहीं उठा सकते। ऐसी सूरत में ज़रूरत है कि इन पांडुलिपियों की जो बड़ी अहमियत रखती हैं, जिनकी ज़रूरत है, उन्हें पब्लिश किया जाए और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाए। बल्कि मेरी ज़ाती राय तो ये है कि मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के अगर ये प्रावधान में हो तो उन्हें कुछ ऐसे स्कॉलर्स को इंगेज करना चाहिए जो दूर दराज बिखरे हुए या जो अभी तक हमारे एक्सेस में नहीं आ सके हैं, उनको हासिल किया जाए और उनकी एडिटिंग अगर मान लीजिए न हो सके, मुश्किल हो, तो कम से कम उनकी फैक्समिली एडिशन भी पब्लिश किया जाए। दूसरे मसाइल बड़े गंभीर हैं। यूनिवर्सिटी लेवल या हायर लेवल पर अब पांडुलिपियों के पढ़ाई के बारे में, उनकी स्टडी के बारे में या उनके अध्ययन के बारे में कोई जोर नहीं है, ना वहां कोई ऐसा प्रोविजन है। अगर ये यूनिवर्सिटियों के सिलेबस में शामिल किया जाए और उसे लाजमी बनाया जाए तो हमारी एक नस्ल तैयार होगी जो इन पांडुलिपियों से दिलचस्पी रखेगी और इनके लिए शोध कार्य की तरफ भी वो आगे बढ़ेगी। यूनिवर्सिटियों का जो सिलेबस है उसमें अगर ये यूजीसी की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या मैन्युस्क्रिप्ट मिशन की तरफ से कोई ऐसा तौर तरीका अपनाया जाए या इख्तियार किया जाए जो इस मैन्युस्क्रिप्ट मिशन की इस मिशन को यूनिवर्सिटी के कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से इसे इंट्रोड्यूस किया जाए, तो शायद एक नस्ल देर सवेर ऐसी पैदा होगी जो इन पांडुलिपियों पर काम करने के लिए तैयार होगी। वैसे हमें खुशी है और शुक्रगुजार होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कि मैन्युस्क्रिप्ट मिशन बड़े एहतियात से और बड़ी सरगर्मी से इस काम को अंजाम दे रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में शायद हम अपना और भी बेहतर सरमाया हम समाज के सामने पेश करने के काबिल हो सकेंगे। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने सुंदर विचार इतने सुंदर शब्दों में हमारे सामने रखे। और अब मैं प्रोफेसर श्रीनिरुद्ध दास जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया हमें संबोधित करें। प्रोफेसर दास। मेरा सभी को नमस्कार। I may be permitted to speak in English because you are making for others also. The work we have done at the University of Madras, the work we have started in the University of Madras in 1935
got completed in 2014. And that is the only documentation available for all Indian manuscripts, particularly written in Sanskrit, Pali, Prakrit, and Apabhangsa languages. It is the only proof that we have inherited this much. We have documented this much in 42 volumes, from A to Ha. This gives the proof also, as we know in Mahabharata, what is not here, not elsewhere. Yat na atra na anyatra. So we say everything in Sanskrit, every subject in Sanskrit. If it is said, kahi gayi to, hum sune hain. Now we are giving the proof, ye bhi likhi gayi hai. Ye jo likha hai, jo manuscripts are only the proof documented in this new Catalogos Catalogorum. The importance of this, that we are giving, I don't estimate any number now. You can only estimate from the number of volumes we have produced. Only the names of the text and authors in 42 volumes. We are giving only references, the manuscript references of each and every text ever written in Sanskrit, Pali, and Prakrit. And now available anywhere in the world. More than 2,000 libraries, they have preserved our manuscripts all over the world. But all these documents, informations we have received through their catalogs prepared by their respective institutes. That is only our source of information, on basis of which we have prepared this master catalog or union catalog of Sanskrit manuscripts. It gives reference to any text ever written in Sanskrit. If it is written, it is the proof, and CC will give the proof. But how much this proof is authenticated, because it is all preserved in different libraries. We have the references only. We can direct anyone wherever it is available. So anybody works on Indology is first referring to NCC and calling us or mailing us, please, if there is a new manuscript, or if there is a manuscript, how many manuscripts. So these are the basic information required for Indological studies. So this becomes a very inevitable source for all Indologists all over the world, for which all these volumes are now out of print. We don't get a volume whenever people ask now, so we don't get it. Now the basic, why you need these manuscripts, as I told you, everybody has expressed, we have our heritage, Vedic heritage. What is Vedic heritage? So whatever has been said, or what I will say, whatever has been conceived, the Indian knowledge system, what is the real knowledge? The Veda means knowledge. What kind of knowledge? So the Vedangas talks about the varieties of knowledge. Shiksha, Kalpa, Vyakarana, Chanda, Jyotisha. What are these all? To read Vedas, we need the Vedangas. And to read the Vedangas, again we have the Upangas. So there is a tradition, continuity of analysis of knowledge of all kinds. We have Chatusashtikala. We say it's 64 branches of knowledge. For each branch, we have a text, we have a manuscript. That is only our tradition to prove whatever knowledge has been conceived or we have inherited has been preserved very nicely in the manuscript form. So as I mentioned you, how to read, what is the important Sanskrit, why people don't read it. Because if you want to know the truth, if you understand the basic meaning, root of a word or the meaning of a sentence, you need to go to the root to find out whether there is a sentence or not, or what is a sentence. You know, Panini is remembered and read now currently in all the foreign universities. Why? It is not because of Sanskrit. It is because of the methodology Panini has adopted, which is more computable and computer friendly.
We do not know this. We don't read Sanskrit. We don't read Panini. But linguists read and they tell us, oh, Panini is the greatest monument of human intelligence. How do we know all this? So this is only the tradition that we have inherited. All have been written. Whatever we listen, whatever has been said, and what is kahi or suni has been written down also in our tradition. So all these manuscripts are only the evidences to prove that India has the written evidences, the written records for every aspect of human knowledge. Now, how do you understand this knowledge? What does knowledge consist of? As you know, in grammar, we talk of what is spota, what is sabda for us. And if you go to Nyaya, Mimamsa, philosophy, or mathematics, we have Aryabhatiya, the concept of zero. What is zero? We know it is nothing, but it is very important for the calculation. We don't believe India has produced such mathematical tradition. The Vedanga Jyotisha, if you look at, and I am in Kavi Sharma Foundation, it is the only person, Professor Kavi Sharma, who has published more than 100 books, edited from manuscripts. And he has established the concept of the calculus was in India discovered. It is the book that he has edited, is Yukti Bhasa, published in 2007. Nobody can think we have calculus. So these texts, how they are understood, how to understand them, how to translate. Unless you understand, how can we translate? I will give some evidences that how Sanskrit texts are rich and meaningful, thoughtful. Why they are thoughtful? Because there is no Sanskrit text which has no commentary. The commentary tradition in Sanskrit is most vital. So without understanding the commentaries, we cannot understand the text. Nobody reads the original text in no university. We don't read the original text. We read only commentaries. Everybody is familiar with Bhattaji Dikshita, Siddhanta Kaumudi. In all over the world, Siddhanta Kaumudi read. It is written in 18th century. It's a commentary on Ashtadhyayi of Panini. Nobody reads Panini's Ashtadhyayi. Why? To read, because those original texts, the Shastras, what we call, they are written in sutra form with one or two words. You know Panini's famous rules, Iko Janachi. With one sutra, he explains every sandhi. This is the way of knowledge, or this is the type of knowledge we have in our tradition. And this has been only explained from time to time. One example I'll give you, everybody is familiar with our Indian philosophy, that is Vedanta Brahma Sutra. If you want to read Brahma Sutra, it is written when we do not know, if you look at, but the commentary starts with Sankara. Now, how many commentaries? There are 400 commentaries written only Brahma Sutra. To understand Brahma Sutra, if one has to understand originally with Sutra, he has to read these 400 commentaries. Is it possible for one person? If you want to read, Lilavati, we have 65 commentaries to understand Lilavati. Professor K.V. Sharma has also translated one. Karma Kari one Tika is there. He has edited and translated. Now another translation going in K.V. Sharma, that is Buddhi Vilasini, also on the Lilavati. See, to understand Lilavati, we have 65 commentaries. To read Bhagavata, you need 223 commentaries are there to understand Bhagavata. If you look at this commentary, this Amrakosa we are talking about, there is the oldest and most ancient kosa in the form what we call dictionary. It is a thesaurus. It is a dictionary of homonyms and synonyms. We call it Trikandi. It is the only Amrakosa which is pervading, ruling still today in all Indian languages. There is no word which is not in Amrakosa. But to understand under Amarakosha, we have 80 commentaries. And these commentators have enriched Sanskrit with regional languages. They have given their commentaries from regional languages also.
So to understand our languages, we need to read Amarkosha and its commentaries. And all these things are recorded in our this NCC catalog. After doing that, we feel that what not we have and what we are doing today. We are not able to preserve it. We are never able to document it, when to read, and how many lives we need to read it. So this is the nature of our Indian knowledge system, which has been encoded in these manuscript forms, mostly in palm leaves. Later on, they are copied. So we are also not able to read any original text. Most of our texts are edited based on some manuscripts or the other. Nobody has idea how many manuscripts are there on Mahabharata. Everybody knows the Mahabharata shown in the TV, Doordarshan. It is the Mahabharata of Bhandarkar edition. Why Bhandarkar edition? In Mahabharata, we have thousands of manuscripts. Which manuscript we should follow? So the research, the editing, critical editions went on at Bhandarkar Institute to bring out a critical edition which can be commonly accepted. Because there are different versions. We have southern version, northern version, western version, eastern version. To call it a Mahabharata, unless we read all these 4 zonal variations, we will not be able to project a common Mahabharata. So the texts which we have inherited are also copied from time to time. The editors are not able to find out the original manuscript. Which is the original? We are not aware of it. We are trying to build up by editing the same text from different regions. For your kind information, we always tell Sanskrit is a dead language. If it is dead, we cannot get so much vast literature. And it is also important to note that Sanskrit is the only language that was used in all over India. The only proof is the only Sanskrit language is written in different regional scripts. The manuscripts we get in Mahabharata, in Tamil Nadu, in Grantha script. In Kerala, it is in Malayalam script. In Karnataka, in Kannada script. In Andhra script. In Odisha, in Odia script. Just imagine, to read or write or edit our Mahabharata, one has to learn these scripts to understand the original text. So the text, the scripts, and this variation or the versions that recensions we get in different regions in India is a Herculean task to understand one text and edit it correctly or accurately. So it is very difficult to find out an accurate edition of any text. So all the Sanskrit texts so far published in all over the world, maybe only 15% of the total number of manuscripts we have documented so far. We have documented so far only 42 volumes, which may be again hardly 60% of manuscripts available to us. The informations were available to us. Now after National Mission, manuscripts have discovered more things. If we are going to update, it may go to 50 volumes also. If you take all Indian languages, regional languages, we have a lot of commentaries in different texts, in regional languages also. Amarkosha has regional commentaries, even in Lilavati, mathematical text, in all types of text, we get also regional commentaries, where you get both Sanskrit and the regional language mixed up. But they are all written by the scholars who have copied as well as they have added or in the sense of commented on the particular word and their sentence structures or the meanings. So the most important thing for us today, if we accept it, understand it, the importance of it, what we have done, say totally everything 50% of the whole manuscript heritage of India, hardly 50% we have documented so far. If we rest remaining to be worked out,
and done. Now it is only documentation. What about the editing? As I told you, hardly 10-15% texts are edited so far. Out of 50, only 15% are again edited. So rest of the texts are not yet touched. They have been left, ignored in many places. I will inform to the gathering, you must know that we are talking of, there are many manuscripts in the foreign universities and foreign libraries. I am getting more information, more complaints, and more also requests, please get me a manuscript. People possessing these manuscripts, particularly in the government institutions, are very disappointing us, disappointing the scholars. They don't hand over the manuscript whenever they ask for it. We are giving information, but when they go to a place, they do not get the manuscript. What happened? Person concerned, ask him, you come tomorrow. Somewhere also money business is going on. I visited one government oriental library. I was shocked to see the condition of the manuscript brittling. It is coming into powder. And whatever manuscript we ask for comparing, they told we are working on it. This is the state of affairs. When I visited that library, the director told me, any manuscript we ask, we are working. Then what you are not working, can you share? Yes, we will give you afternoon. When you come to afternoon, that is not available. That is why our scholars, those who are interested, we are encouraging them to take up unpublished work. They give this idea, sir, how to work on this, how to work on the manuscripts. And another most challenging as well as most, I will see, heartburning, that some people charge money, good, but even they charge, they don't give you the complete manuscript. They will give only 1/3 of it. Sir, how you do PhD with 1/3 of the manuscript? How you are going to compare this? This is in India. If we are paying money, asking foreign libraries, you get within your limited time. The time is fixed. But in India, we are not able. Even you pay, you don't get the manuscript completely. This is the first point of discouraging our scholars. We know the fate of the manuscripts today. Nobody can be blamed, but the situation has to come down. Situation has to change. Mission has to take some steps. About the manuscript, it should be antique. It should not be denied. It should be allowed. It should be accessible. Nobody can say it is my personal property. But people are, or those who are sitting for it, they are telling it is our personal. If they say no, you cannot complain. If you will complain to the authority, they will say, okay, officer is telling means you have, who cares for you becoming a professor, whatever research necessary, not necessary. So that is the fate of the manuscript today. We have rich heritage. We have a lot to work, but we are unable to work. This must be noted, that we must bring something, we should bring something. Government libraries, I will tell one incident, in one of the government library, there are 30,000 manuscripts. Only 3,000 manuscripts are catalogued out of 30,000 after 60 years. Whom to tell? Many libraries we talk about, big libraries, are not catalogued completely. That is the fate of the manuscripts. Even after mission has come, lot of encouragement, lot of support, everything is given. But still, we are not able to meet our goal. It is not the fault of mission or fault of any, it is our system that has made us to sit and be silent. You cannot talk, you cannot complain. Because what is the art? You will ask, what you will do? Okay, you can go there. If you go there, what can you do? If the person does not allow you to see it. So this is the most technical problem that we face challenge today. And I get complaints from great scholars.
They are suffering. Because we are giving information, sir, you have mentioned this, but it is not available. Or you go there. How to go? They go by flight or even train. Even by flight they go. They give the time. When they go there, they say you come after 2 days. They don't bother. A scholar has come by flight. We are sitting in the AC rooms. We know. We are talking. But after working, we feel the difference. After retirement, I got this experience when I went to 2-3 libraries. What is happening? They welcomed, gave tea, coffee, everything. When you ask manuscripts, sir, we are working on this, or you come after some other days. My experience. We have worked for all these things for what? To update it. We wanted to update it. Their catalogs are sold because of our reference. So the manuscript state of affairs, though we have mission, every system is there, unless we made something different, unless we think of something different, unless you take something positive stand, very strong steps, seriously, we cannot save this heritage. To save this heritage, you have to be strong, you have to be serious, you have to be strict in some respects. That is only my submission, that this new year, unless mission takes some serious steps, we cannot save this heritage. Jai Hind. Namaskar. Namaskar. Thank you, sir. Thank you so much. And may I now request Professor Jha to give a small input in the regard with which Professor Shinirudh Das was making his statement. Professor Jha, please. Thank you, Sudhirji. Thank you, Professor Das, for highlighting the issue. This is basically the legal issue. And unless we'll resolve it, because all these manuscripts are in the different institutions under the different management. And all these managements are different. And what you are talking about, the partial donation of the manuscripts or gift of the manuscripts or sale of the manuscripts, that is with the institutions like universities. So we have also faced many such problems. And now we are planning to set up a National Manuscripts Authority. That will give, once it will be set up by the Government of India, that will give the Manuscript Mission a legal entity to handle such manuscripts or such problems, so that the scholars can get the manuscripts in time and with the completeness. So that we are trying, and we have also formed a committee, but due to the lockdown in last few months, we could not be able to handle it. But yes, next year we are certainly planning to take up this issue more prominently, and we'll be able to resolve this issue. Thank you. Thank you, Professor Jha. Would anybody like to ask any questions to any of our speakers? We can use the chat box, or else you can send us the queries, and then we will pass it on to the relevant expert, and we'll get back to you. So I take this opportunity to thank all our panelists, esteemed panelists, for joining us and for enlightening us so well on so many different aspects of the rich knowledge traditions and heritage that we possess as the Vedic traditions or the manuscripts. Thank you very much, Professor Labh, Professor Agnihotri ji, Professor Abdul Haq, Professor Shinirudh Das. We also would like to thank Dr. Sachidanand Joshi, the Member Secretary IGNCA, and Professor Jha for being with us, and all the members of the Vedic Heritage Portal team, the National Mission for Manuscripts team, Dr. Abhijit Dixit,